हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव। यहाँ पर हमने देखा था कि आसुत जल में कुछ चालन करने वाले जो द्रव होते हैं जैसे अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन जो होते हैं वह मिला देने से जो आसुत जल होता है वह विद्युत का चालक बन जाता है। अब हम आगे देखेंगे विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए पता लगाते हैं। तो हमने दो प्रभाव देखे थे, एक तो उष्मीय मतलब तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन से प्रभाव है। उसके लिए सबसे पहले क्रियाकलाप 14.6 देखना है। तो दो बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए, ठीक है। दो बेकार सेल मतलब जो सेल होते हैं जब उसमें से विद्युत संग्रहित विद्युत जब खत्म हो जाती है तो वो बेकार सेल हो जाते हैं। तो उन्हें फोड़कर मतलब उन्हें तोड़कर उनमें से सावधानीपूर्वक कार्बन की दो छड़ निकलेगी, उनको निकालना है। उनकी धातु की टोपियों को रैगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटना है। हमें क्या लपेटना है? तांबे के तार। कहाँ पर? ये जो धातु की टोपी होती है ना, यहाँ पर ये हमारा सेल होता है, उसको तोड़ देना है। उसमें से इस तरह की कुछ एक रेगमाल निकलेगी, ठीक है। तो उस पर हमें यहाँ पर क्या लपेटना है? तांबे के तार लपेटना है और उन्हें एक बैटरी से जोड़ना है और इन्हें एक बैटरी से भी जोड़ना है। ये रही बैटरी, ठीक है। कक्षा 7 में हमने पढ़ लिए थे कि बैटरी किसको कहते हैं। तो उसमें हमें जोड़ना है मतलब एक परिपथ तैयार करना है। इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दो छड़ों को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये कौन सी वाली छड़? ये वाली छड़, ये और ये, तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। अगर आपको कार्बन की छड़ निकालना ना आए या खाली सेल ना मिले तो आप उसकी जगह पर दो लोहे की कील भी जोड़ सकते हो। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए उनमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलानी है। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोना है मतलब वो जो दो छड़ है उसको क्या करना है? हमें डुबाना है। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। यहाँ पर जो धातु की टोपियां हैं ये वाली, इस तरह से उसको जल से बाहर रखना है, ठीक है। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाएंगे? तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से गैस के बुलबुले उठेंगे, ठीक है। गैस के बुलबुले तो आपको पता है ना, हवा के बुलबुले, परपोटे जिसे को बोलते हैं, वो उठेंगे, ठीक है। क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं कह सकते। हम इसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण कीजिए। मतलब जो रासायनिक बनते दो पदार्थ मिलकर एक तीसरा पदार्थ बनता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ऐसा हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायन विलियम निकलसन ने दर्शाया था। 1753 और 1815 के बीच में जो हो गए थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम निकलसन, बराबर। तो दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन में से धातु विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो जो बुलबुले उत्पन्न हुए वो किस पदार्थ के थे? तो वो गैसों के थे। एक था ऑक्सीजन और दूसरा था हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले जो होते हैं वह दूसरे इलेक्ट्रोड पर मतलब कि जो धन ऋण टर्मिनल है उस पर बनते हैं। तो ऑक्सीजन माने धन टर्मिनल और हाइड्रोजन माने ऋण टर्मिनल। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, ठीक है, किसी चालक
विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। मतलब कि जब भी हम किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। इनके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैसों की बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, वो जो अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप जो होते हैं इलेक्ट्रोडों पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो एक तो होता है रंग में परिवर्तन हो सकता है, उस पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उपयोग किए जाने वाले जो विलयन होते हैं। अभी हमने क्या घोला, थोड़ा सा नमक घोला और थोड़ा सा नींबू का पानी भी लिया, नींबू का रस लिया। तो अगर हम कुछ और लें तो उस पर जो उसकी प्रतिक्रियाएं होती है, जो अभिक्रियाएं होती है, वो अलग होगी। ठीक है ना। तो जो अभिक्रियाएं होगी वो किस पर आधार निर्भर करती है, वह किस पर निर्भर करती है, तो हम जो विलयन लेंगे उस पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। बूझो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती है। देखो कौन कौन सी, जो पानी, जो जल जो होता है वो भी वाला, लवण वाला, क्षार वाला जो पानी होता है वो अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित करती है। लेकिन आसुत जल जो होता है वह हीन चालक है। ठीक है, अब यहाँ पर बूझो ये जानना चाहता है कि क्या फल एवं वनस्पतियाँ भी जो होती है वो विद्युत का चालन करती है। तो उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा। ठीक है, उसने भी प्रयोग किया कि उसने एक आलू जो है उसको 2 बराबर हिस्सों में काटा तथा संपरिक क्षेत्र तो आपको पता है, जो विद्युत परिपथ हमने तैयार किया था वो वाला। यहाँ पर हमने क्या रखा है, यहाँ पर हमने हौका यंत्र रखा है, मतलब कि चुंबक की सॉय रखी है। यहाँ पर हमने बैटरी रखी है पूरी, और यहाँ पर जो है 2 परिपथ तैयार किए गए हैं जो हम आलू में अब लगाएंगे। इनमें एक निर्विष्ट कर दिया, तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्विष्ट किए गए संपरिक क्षेत्र के तारों को बाहर निकलना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार की चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं था। मतलब उसने क्या किया, जब आलू में ये 2 छोर थे जो खुले हुए थे उसको लगाया उसने, और वो बाद में भूल गया। ठीक है, जब वह वापस आया तो एक तार के तरफ क्या था, नीला धब्बा पड़ गया था, जबकि दूसरी ओर के और कुछ नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ, आलू की चालकता का परीक्षण करना है। तो इससे क्या होता है, उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर एक तरफ धब्बा पड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ क्यों नहीं पड़ा। और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार जो धन टर्मिनल है, जो प्लस टर्मिनल होता है, ठीक है, जो धन टर्मिनल है से संयोजित तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपे बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको ना पता हो कि ऐसी कोई सेल है आपके पास और आपको ये नहीं पता है कि कौन सा भाग जो होता है वो धन टर्मिनल होता है, तो आप इस तरह से आलू में इस तरह से परिपथ बनाकर उसकी 2 छोर है लगा सकते हो। जहाँ पर आपका आलू में नीला धब्बा पड़ेगा तो वो धन टर्मिनल है। ठीक है ना। यहाँ पर तो हमें पहले से सिखाया गया है कि ये जो स्टील की खाँच उठा हुआ जो भाग है वह धन टर्मिनल है। ठीक है ना, ये हमें यहाँ तो कहा गया है। लेकिन अगर आपको किसी को ना पता हो तो आप यह क्रियाकलाप कर सकते हो, है ना। ओके, आगे देखो। तो मतलब कि धन टर्मिनल की आप पहचान करना है तो यह क्रियाकलाप आपको उपयोगी हो सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखें कि बूझो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं।
उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को कर रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। उनके महत्वपूर्ण खोजें इस प्रकार से हुई है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप खोज कुछ और रहे थे, आप प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हो, क्रियाकलाप पे क्रियाकलाप कर रहे हो कुछ और ढूंढने के लिए, और आप गलती से कुछ और ही ढूंढ लो। ठीक है ना। जैसे हमने कक्षा आगे वाली कक्षा में पढ़ा था, शायद पहला ही हमारा अध्याय था कि वो जो एंटीबायोटिक्स है, जो हमारी दवाइयाँ हैं जो फंगस से कवक से बनती है, वो गलती से खोज ली गई थी। ठीक है ना। वो जो वैज्ञानिक था वो भूल गए थे प्लेट में, और उन्होंने दूसरे दिन पाया कि फंगस जो है कुछ वहाँ तक आके रुक गई थी। ठीक है ना। तो उसने वह पाया कि एंटीबायोटिक की दवा उस तरह से खोजी गई थी गलती से। ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी शोध हुई है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, अगला हम कल देखेंगे।